गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 5 मई है तो डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। साथ ही साथ हम लोग प्रीलिम्स और मेंस के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह आप लोगों के लिए उपयोगी होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के महत्वपूर्ण प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्तर के सभी तैयारियों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है जीनोम एडिटिंग कर धान के किस्म बनाने वाला भारत क्या बना, पहला देश बना है। तो जीनोम एडिटिंग क्या है, इससे संबंधित हम सारे पक्षों को देखेंगे। धान की किस्मों को एडिटिंग करके बनाया गया है, तो सारे करंट अफेयर्स एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। नया डिजिटल इंटरफेस आपको ECI नेट डेवलप किया जा रहा है। तो यह चुनाव आयोग के द्वारा किस प्रकार के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ताकि चुनाव को और चुनाव की प्रक्रिया को और भी बेहतर और सरल बनाया जा सके, इस पक्ष को हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एक डाटा आया है जिस पर हम लोग बात करेंगे। महिलाएं हो रही है घरेलू हिंसा के सबसे ज़्यादा शिकार। तो किस प्रकार के डाटा रिलीज की गई है, कितनी किस किस क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा घरेलू हिंसा से प्रभावित है, सभी पक्षों को हम देखेंगे। लास्ट में देखेंगे भारतीय सैन्य शक्ति। हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उभर कर आए हैं, उसमें भारतीय शक्ति क्या रखता है, अपना सैन्य शक्ति, उस पक्ष को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं और आज आगे बढ़ने से पहले आज का संकल्प क्या है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आज सब बहुत बेहतरीन व्यक्ति का एक व्यक्तित्व आपके सामने में रखूंगा, जहां पर उसेन बोल्ट के बारे में यह बोला जाता है, या उसेन बोल्ट स्वयं के स्तर पर बोलते हैं, ट्रेन हार्ड, टर्न अप, रन योर बेस्ट एंड द बेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। अर्थात सिंपल सा कहना इनका है कि कड़ी मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। यह इन्होंने साबित करके दिखाया है। यह ऐसे ही इनके द्वारा ये बातें नहीं बोल दी गई हवाबाजियों की तरह कि नहीं, यह कड़ी मेहनत करो, प्राप्त हो जाएगा सब कुछ। ये इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, बॉडी स्ट्रक्चर था, ये धावक के लिए नहीं बना हुआ था। सभी फिरो जो डॉक्टर्स थे, इनके फिजियोथेरेपी से इनको मना किए शुरुआती दौर में। आप रेसर बनने से अच्छा है आप वॉलीबॉल कर सकते हैं, वॉलीबॉल खेल सकते हैं, उसमें आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने कड़ी मेहनत के माध्यम से, मेहनत के उस बल पर अपना एक मुकाम उस स्तर पर बनाया जिनमें रिकॉर्ड शामिल हैं। इनके स्टाइल आपको देख सकते हैं। तो इनके जीवन से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। सबसे पहले क्या सीख सकते हैं कि मेहनत दिखता नहीं है। क्या होता है, मेहनत दिखता नहीं है, ध्यान रखिएगा, पर जीत जरूर दिखेगी। जब इस प्रकार के कड़ी मेहनत करेंगे ना आप, तो क्या होगा, जीत जरूर दिखेगी। मेहनत आपके शायद किसी कोई दिखे नहीं कि उसेन बोल्ट बनने में वो किस प्रकार के सफ़र को तय किया था। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले मेहनत कीजिए, और उसके बाद आत्मविश्वास रखें स्वयं के स्तर पर कि हम वो काम कर सकते जो हमारे संकल्प में शामिल है, हमने लक्ष्य जो बना रखा है। आत्मविश्वास रखे, मगर अति विश्वास नहीं रखना। इन्होंने आत्मविश्वास रखा और लगातार प्रयास। किसी प्रकार का फिलिप्स है जो माइकल फिलिप्स, उनकी भी एक बार मैं आप लोगों को जीवनी जरूर बताऊंगा संकल्प के तौर पर। फिर ध्यान रखिएगा क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है। प्रतिस्पर्धा में खुद से आगे रखे, आप अपने से स्वयं से प्रतिस्पर्धा करें और स्वयं का स्तर पर आगे रखें, अपने आप को आगे निकले। तो कहने का मतलब है, बोल्ट हमेशा ये बोलते थे ना कि आई डोंट थिंक लिमिट्स, अर्थात वो लिमिट्स को बांध कर नहीं रखते थे, अनलिमिटेड अपने अपने मेहनत को बना के रखते थे। इस आधार पर हर असफलता के पीछे सफलता की एक सीढ़ी होती है। इनके द्वारा यह दोहराया गया, यह पहले से भी हमारे हमारे कर्तव्यनिष्ठ परायण में ये सब चीज़ें चलते रहती है। अपना स्टाइल बनाओ, दूसरे का नकल मत करो, ये बार बार मैं बोलता हूँ। रीज़न है कि जो स्टाइल आपका होगा ना, वो आपकी ऑथेंसिटी को बताएगा, आपके आइडियोलॉजी को बताएगा, आपके क्रिएटिविटी को बताएगा कि आपका पहचान उसी संदर्भ में है। किसी भी महान खिलाड़ी, महान व्यक्तित्व की पहचान आपको उसके व्यक्तित्व के स्टाइल से ही समझ में आएगा। गांधी जी क्यों इंपॉर्टेंट थे, गांधी जी को कैसे हम पहचानते हैं, जैसे ही गांधी का नाम आएगा उनके बारे में एक स्टाइल आपको समझ में आएगी कि वो कपड़े पहन के एक एक कपड़ा पहन के पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित किए थे। तो यह ही ध्यान रखिएगा। जैसे नेहरू जी को हम देखते हैं तो कैसे स्टाइल है उनके, पता चलेगा उनके
जेब में एक गुलाब का फूल जरूर रहा होगा। तो ये सब स्टाइल है, थोड़ा सा क्रिएट कीजिए आप लोग भी, कि देखते ही ये आपको समझ में आए वो व्यक्ति व्यक्ति जो उसका व्यक्तित्व है उसी संदर्भ में होगा। अनुशासन जरूरी, एक अहम पहल है, जरूरी पहल है, अहम पहल है, इसे समझिएगा। अनुशासन अपने जीवन में जरूर लाइए। अनुशासन नहीं लाइएगा तो कितनी भी मेहनत कीजिए आप उससे भटकाव हो जाएगा। अमूमन मैं बोलता हूँ कि आप उन अनुशासन को पालन कीजिए, उन अनुशासन के सांचे में ढलिए जो आपके पॉसिबिलिटी को और भी अनलिमिटेड कर देता है। इस तरीके से आप क्या होते हैं, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, सारी चीज़ें अपने बिहाफ में कर पाएंगे। तो उसेन बोल्ट के इस संकल्प को आज अपने जीवन में जरूर शामिल कीजिएगा, और यह सेगमेंट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डीएनए कोर्स हमारा जो है प्राइम और बेसिक बैच दो तरीके से दिया जाता है। तो आप जो भी बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in पर। अब ध्यान रखिएगा, प्राइम बैच के बच्चों को डेली पीपीटी उपलब्ध कराता है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको डॉट सॉल्विंग सेशन कराया जाता है, ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है। साथ ही साथ बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है। डेली पीपीटी आपको उपलब्ध कराया जाएगा एक दिन के बाद। जब आज वीडियो 5 का है तो 6 को इसका पीपीटी उपलब्ध करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जो बच्चे पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। युक्ति आइस का टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पर जाकर आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइम बैच के बच्चों के लिए मात्र 999 रुपये रखा गया, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसमें हम सारी चीज़ें आप लोग को उपलब्ध कराते हैं। मेंटरशिप से लेकर डॉट सॉल्विंग सेशन से लेकर आंसर राइटिंग प्रोग्राम डीएनए का, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेसिक बैच के बच्चों को यह बिल्कुल फ्री दिया जाता है, जहां पर आप ध्यान रखिएगा केवल वीडियो एनालिसिस आपको उपलब्ध है, उसका पीपीटी आपको जाके टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अब डीएमपी क्या है इसे जानिए। डीएमपी एक प्रकार का डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं मेंस का, प्राइम बैच के बच्चों को भी और बेसिक बैच के बच्चों को भी उनकी, लेकिन कॉपी रिव्यू आपको प्राइम बैच के बच्चों को किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा 1-to-1 मेंटरशिप प्राइम बैच के सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों को उपलब्ध है, जहां मुझसे वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं, बेझिझक चीज़ों को कवर करा सकते हैं। उत्तर लेखन में सहायता कराया जाए, किसी प्रकार का अगर उत्तर लेखन प्रॉब्लम्स हो रहा है, माइक्रो नोट्स, क्लिप्स नोट्स, अगर किसी प्रकार का बनाने में दिक्कत हो रहा तो मेरे द्वारा ही गाइड किया जाएगा आप सभी लोगों को। मॉडल उत्तर के संदर्भ में भी बातें की जाती है। अब चलिए आगे हम बात करेंगे आज के टॉपिक पर। उससे पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति आइस को सपोर्ट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो युक्ति आइस के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप पर जाकर व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दिखाइए कि युक्ति आइस आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके के कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो आपके सफलता के लिए एक बहुत बड़ा प्रतिबद्ध मार्गदर्शक के तौर पर उभर कर सामने आएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पर है तो आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले जीनोम एडिटिंग कर धान किस्म बनाने वाला पहला आपको देश बन गया भारत। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जीनोम एडिटिंग कर धान था संपादित। जो एडिटिंग होता है अर्थात कोई एक डीएनए है उसमें से कटिंग कर कर एक नया डीएनए फॉर्मेट डाल देना। तो इसी एडिटिंग के माध्यम से गुण धर्म के आधार पर परिवर्तन करके एक जीनोम एडिटिंग किया गया। धान के 2 नई किस्में विकसित की गई जिनकी विशेषता कम लागत, कम पानी, कम समय में अधिक उत्पादन। ध्यान रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपको साइंस टेक के टॉपिक में पूछे जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी ने मानवीय जीवन को बहुत ही सरल बना दिया है, उनकी ज़रूरतों को आसान बना दिया, ज़रूरतों को उनकी पहुंच आसान कर दी है। तो ये सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे 30% धान का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन में चुनौती भी कम मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से यह एडिटिंग ही इस प्रकार से इसके जीनोम में किया गया है कि आप जलवायु परिवर्तन से लड़ सकेगा, कम पानी में भी बेहतर उत्पादन कर पाएगा। तो इससे लाभ मिलेगा किसानों को, ये भी जानिएगा। पहली किस्म का नाम रखा गया कमला। तो याद रखिएगा, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, कमला, या उसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा DRR। क्लियर है, DRR 100 याद रखिएगा, पर कमला को अच्छे से याद करना है। प्रश्न यहाँ से पीटी फैक्ट में पूछ सकता है। दूसरे का नाम रखा गया DST राइस
आपको 1 DSTR 1 रखा गया। तो ध्यान रखिए, दोनों का नाम कम से कम याद रखना है। और जो हमारे कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसे जारी किया, कल ही जारी किया। भारत जीनोम एडिटिंग पर धान के किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से तो प्रश्न पूछेगा, वो प्रीलिम्स के स्तर पर पूछे, मेंस के स्तर पर पूछे या इंटरव्यू के स्तर पर पूछे, 3 जगह में कहीं भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इसको स्टार श्रेणी में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौहान, अब ध्यान रखिएगा, कृषि जो हमारे मंत्री है, कृषि शोध के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया इसे। और दूसरी हरित क्रांति के बिगुल बजाने की अग्रिम भूमिका निभाई। दूसरी हरित क्रांति भी आपको चर्चा का विषय बना दिया। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। अब चलिए आगे चर्चा हम कुछ करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारा जो तकनीकी तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ICAR 2018 से दोनों किस्मों को विकसित करने में लगा है। ये जो धान की किस्में हैं, दोनों किस्म को, दोनों ब्रीड को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2018 से ही विकसित करने में लगा था, जाकर अभी सफलता प्राप्त हुई है। इन किस्मों को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के परिस्थितिकी तंत्र में अर्थात इकोसिस्टम वहाँ विकसित किया गया। वहाँ के जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उस इकोसिस्टम में वहाँ पर डेवलप किया गया, इन्वायरमेंट में उनको विकसित किया गया है, ताकि दबाव महसूस कर पाए, वो दबाव महसूस करते हुए अपने उत्पादन को बरकरार रखे। जलवायु दबाव की बात हो रही है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, इन राज्यों ने खेती किया 45 लाख टन अधिक धान उत्पादन। जिन जिन राज्यों में इसकी खेती गई तो वहाँ पर 45 लाख टन अधिक धान का उत्पादन। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% यानी 3200 टन की कमी आएगी इस फसल के उत्पादन से। तो एक बहुत बड़ा विकल्प देगा विश्व को कि इस प्रकार के धान के उत्पादन को, क्योंकि जानते हैं धान की खेती से ग्रीन हाउस गैस बहुत उत्सर्जित होता है। फसल तैयार होने में 20 दिन कम लेता है, तो लागत भी कम होगा। ध्यान रखिए, सिंचाई भी कम लगेगी। सिंपल सा है, जितना जल्दी फसल उत्पादन हो जाएगा उतना ही हमें कम लागत प्राप्त होगा, रिस्क कम होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें याद रखिए। जीनोम एडिटिंग बहुत चर्चा का विषय बना दिया है, तो इसे याद रखिएगा। क्या होता है जीनोम एडिटिंग? कुछ नहीं है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीक एक प्रकार का है जो जीवों के DNA, जो भी सभी आप लोगों को पता है सभी DNA फॉर्मेट से बने होते हैं। DNA आपको विशिष्ट स्थान में परिवर्तन करता है। ये मान लीजिए DNA है मान लीजिए ये, और यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर हम अपने इच्छा अनुसार एडिटिंग करके जो भी हम गुण धर्म डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और इसे ही एडिटिंग किया जाता है, कट पेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग जीन में बदलाव करने, किसी दोषपूर्ण जीन को हटाने, किसी लाभदायक जीन को जोड़ने और उसे सक्रिय या निष्क्रिय करने से किया जाता है। इतने संदर्भ में समझिएगा कि जीन एडिटिंग किया जाता है, या हम अपने अनुसार उसे हटा देंगे, अतिरिक्त गुण होगा उसका तो, या लाभदायक जीन अन्य के DNA से जोड़ देंगे उसमें, या सक्रिय निष्क्रिय भी कर सकते हैं। ये भी फैक्ट याद रखना। मुख्य तकनीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिप्सस CAS9। ये लगातार कुछ वर्षों से चर्चा में है, तो इसे अच्छे से देखना है। अभी मैं आगे डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा। ध्यान रखिए, 3 विधि से आपको यह कराया जाता है, जिसमें टेलनी आपको फिर JFN तकनीक भी है। तो ध्यान रखिए, उपयोग क्यों किया जाता है? आनुवंशिक रोगों का इलाज किया जाता है इसके माध्यम से, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हम जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं। हाल ही में मैंने सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी आप लोगों को चर्चा किया था। याद रखिए, बेहतर फसलें प्रतिरोधी पौधे बनाने के लिए भी किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों को इलाज ढूंढने के लिए भी किया जाता है जीनोम एडिटिंग का। पशुओं के नस्ल सुधारने में भी जीन एडिटिंग का काम किया जाता है। लाभ होता है, तेज और सटीक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे उसके गुणधर्म में। लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव आपको दिखेंगे। साथ ही साथ व्यक्तिगत जो चिकित्सा की ओर एक कदम होगा कि हम बेहतर चिकित्सा आपको उपलब्ध करा पाएंगे, इंडिविजुअल चिकित्सा हो पाएगी। अगर क्रिप्सस CAS9 की हम बात करें या क्रिप्सस C9 की बात करें, तो ध्यान रखिएगा, एक शक्तिशाली और सटीक जीनोम एडिटिंग तकनीक है। यह सबसे उन्नत तकनीक है। ध्यान रखिएगा, यह जीवों में DNA के विशेष बदलाव करने के लिए विकसित किया जाए, जिस पर क्रिस्पर एक ऐसा एक DNA अनुक्रम है, सीक्वेंस होता है, जो जीवाणुओं बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और ये वायरस से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि हमारे इम्यून सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, क्रिस्पर एक प्रकार का DNA अनुक्रम है जो जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। CAS9 याद रखिए, एक एंजाइम है जो कैंची की तरह काम करता है और DNA
को काट करता है। तो केस 9 क्या है? एक एंजाइम है जो कैंची की तरह काम करेगा, डीएनए एडिटिंग में मदद करेगा। काम कैसे करता है? तो वैज्ञानिक एक गाइड आरएनए जीआरएनए बनाते हैं, जिसे जो उसे जीन को पहचानता और उसे बदलता है। अर्थात हमको किस प्रकार के जीन को बदलना है, तो सबसे पहले जीआरएनए को डेवलप करना पड़ता है, जिसके माध्यम से वो क्या करता है? इंडिकेट करता है हमको इसके लिए ही काम करना है, तो वो पहचान करेगा, उसके एडिटिंग करेगा। जीआरएनए सी कैस 9 एंजाइम को डीएनए के उस हिस्से तक ले जाता है। ध्यान रखिएगा, जो जीआरएनए है केस 9 एंजाइम को डीएनए के उस हिस्से तक ले जाता है। जब मान लीजिए डीएनए केस यहाँ ये है, केस 9 है, और यहाँ पर मान के लिए जीआरएनए है, तो ये क्या करेगा? इसको यहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम बनेगा या वाहक बनेगा, ये भी याद रखिएगा। केस 9 डीएनए को ठीक उसी स्थान पर काट देता है। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए केस 9 हमको कटवाना है यहाँ पर, तो यहीं काटेगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं अपने मर्जी से जाकर काटना शुरू कर देगा। तो जीन एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सटीक आपको यह अनुक्रम किया जाता है। अब सेल एक कटे हुए डीएनए का मरम्मत करता है, और इस मरम्मत को नया जीन जोड़ा जाता है, और यह खराब जीन हटाया जा सकता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। अब उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है क्रिस्पर C9 का? तो आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने में, फसलों को सुधार करने में, कैंसर रिसर्च में, पशु प्रजनन सुधार करने में इस प्रकार के उपयोग किया जाता है। जो जीनोम एडिटिंग का प्रकार है वो इसी का, क्योंकि जीनोम एडिटिंग तो इसी से होता है, तो उसी रूप में इसका भी उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसका लाभ होता है। फिर TALENS टेलनेस, ध्यान रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन एडवांस जो आपको लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस है, इसमें ये क्या किया जाता है? जीनोम एडिटिंग तकनीक आपको यह तकनीक है, यह पुराना है। डीएन जो क्रिस C9 है उससे पुराना यह है, ध्यान रखिए। पर यह भी एक कट की सुविधा देता है। यह तकनीक जो क्रिस्पर C9 है उससे पहले विकसित हुआ है, और अब कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपको टेल, इसमें यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो टेल क्या होता है? प्रोटीन होता है, एक डीएनए के विशेष अनुक्रम की पहचान करता है। ये भी सेम वही काम करता है, पर यह पुराना तकनीक है। क्रिस्पर 9 आपको नया तकनीक है, बस अंतर इतना है। प्रक्रिया लगभग वही सेम होती है लगभग, और थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वहां पर EN एंजाइम होते हैं जो डीएनए को काटने में काम करते हैं। वहां भी एंजाइम न्यूक्लियर्स के तौर पर काम करते हैं, एंजाइम को काटते हैं, एंजाइम काटते हैं ले आकर डीएनए को। ये सब ध्यान रखिएगा। यह कैसे काम करता है? तो टेल प्रोटीन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह डीएनए के खास अनुक्रम से जुड़ सकते हैं। तो वैसे भी क्रिस्पर 9 में भी आपको जीआरएनए का निर्माण किया जाता है, जो क्रिस्पर C9 कैंची को क्या करता है? डीएनए में जाकर कट लगवाता है। तो सेम वही प्रक्रिया, बस नाम चेंज हो गया। तो इसी को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब है कि न्यूक्लियस जो एंजाइम है अक्सर पोल के साथ जुड़ा हो जाता है, और जो डीएनए को काटता है सॉरी एक साथ काम करते हैं, या डीएनए में बाएं तरफ से और दूसरा दाएं तरफ से जोड़ता है। इस तरह कैंची कट करता है, वो भी ये भी आपको कैंची कट की प्रक्रिया अपनाता है। इसके सेल को क्या करता है? सुधार देता है, उसको मरम्मत कर देगा, उसके बाद वो उस प्रक्रिया को अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आनुवंशिक बीमारियों, चिकित्सा में, पौधों और जानवरों के जीन में बदलाव में, रिसर्च, जीन की भूमिका समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक आपको JFN है, जहाँ पर जिंक फिंगर न्यूक्लियस है। इसके माध्यम से पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण जीनोम एडिटिंग तकनीक है। यह भी बहुत पुरानी आपको टेक्निक है, जिसका उपयोग डीएनए में किसी विशिष्ट स्थान पर कट लगाता है। ये भी डीएनए में कट लगाता है, पर अभी क्रिस्पर 9 सबसे उन्नत और प्रभावशाली टेक्निक माना जा रहा है, इसलिए उसका ज़्यादा चर्चा है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी ऐसा नहीं प्रश्न पूछ जाए जीन एडिटिंग के लिए कौन कौन से विकल्प है, तो केवल क्रिस्पर 9 मार के चले आइएगा, बिल्कुल भी नहीं। तीनों को कहना है कि तीनों जीन एडिटिंग कर सकता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जिंक जो फिंगर प्रोटीन्स है वो डीएनए का एक विशेष अनुक्रम है। यहाँ भी डीएनए में एक विशेष अनुक्रम है। जिंक फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ढांचा जिंक आयरन से स्थित होता है, जो उंगलियों जैसे आकृति में डीएनए से जुड़ता है। उंगली जैसे हमारा है 5 उंगलियां, वैसे ही उसमें जाकर कट जुड़ता है, उसका कट लगाता है। और न्यूक्लियस जो फोल्क है, याद रखिए, एक प्रकार का एंजाइम है, डीएनए को काटता है। इस तरीके से यह न्यूक्लियस को काट डीएनए के कट के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर यह तभी सक्रिय होता है जब ZFN एक साथ पास जुड़ते हैं, अर्थात दोनों एक साथ JFN जिंक फिंगर प्रोटीन्स और डीएनए एक साथ जुड़ेंगे, तभी यह काम करेगा, ऐसे नहीं काम करता। यह कैसे काम करेगा फिर यह ध्यान रखिएगा। थोड़ा 2 बार हो गया, इसको हटा दीजिए।
वैज्ञानिक एक जोड़ा जेएफएन बनाते हैं, एक जोड़ा जेएफएन का बनाते हैं, जिंक फिंगर्स न्यूक्लियस को बनाते हैं, जो एक डीएनए के बाएं हिस्से को पहचानता, दूसरा दाएं हिस्से को पहचानता, दोनों तरफ से जाके कट लगा देता है। अर्थात डीएनए हमारा ऐसे है तो एक बाएं, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा और यहाँ से कट लगा देगा। क्लियर है? तो यहाँ पर चीजें समझिएगा। कटिंग सिस्टम यहाँ भी है, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? आनुवंशिक रोगों की पहचान के लिए, रिसर्च के लिए, और जीएम फसल और जानवरों के प्रजनन या उसके विकास के लिए हम ये सब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जीन एडिटिंग उन्नत संस्करण को डेवलप करता है। तो प्रश्न यहाँ से ले लीजिए, पीटी का एक प्रश्न, प्रायः समाचारों में आने वाला केस 9 प्रोटीन क्या है? यह यूपीएससी के 2019 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। लक्ष्य साधित जीन संपादन, टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आनुवांशिक कैंची है, आणविक कैंची है। उसके रोगियों में रोग जनकों को ठीक से पहचान करने के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक है। एक जीन जो पादप के पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, जो पौधे और पादपों को क्या करता है? पीड़क प्रतिरोधी अर्थात कीटनाशक से क्या करता है? रोधी बनाता है। ये क्या, ये सही है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ है। इसका सही उत्तर बताइएगा। सारे एक्सप्लेनेशन करने के बाद ये उत्तर बहुत ही आसान लग रहा होगा, पर जब ये प्रश्न पहली बार आप लोग देख लीजिएगा तो समस्या होता है कि बहुत से बच्चे जानते हुए गलत कर देते हैं। तो इसलिए अभ्यास जरूरी पार्ट है, तो अभ्यास करते रहिए। क्लियर है? अब है कि आज का प्रश्न ले लीजिए मेंस का। तो मेंस के प्रश्न में ध्यान रखिएगा, अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकियों में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन लोगों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी? यूपीएससी के 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या तो ऐप पर जो चैट बॉक्स है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वहां भी शेयर कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह अपना पीडीएफ जहां भी हो आप शेयर कीजिएगा। ज़्यादा कोशिश कीजिए ऐप पर शेयर करने की, क्योंकि वहाँ परमानेंट सेव रहता है, वहाँ आपका फाइल डिलीट कभी नहीं होगा। व्हाट्सएप पर कुछ दिनों बाद आप फाइल आपका डाउनलोड नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा मानकों में ध्यान रख के फ्यूचरिस्ट अपना कॉपी अगर देखना हो कभी तो आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम लोग, हमारी टीम आपको 71 के लिए आज से प्रोग्राम चला रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखकर। तो पंच तत्व सीरीज के तहत ये चला रहे हैं। तो आप लोग जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं, आज 9 PM में ओपन रखा गया है गूगल मीट। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, तो 9 PM में जरूर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी जगह शेयर किए जाएंगे। तो 8:55 में लिंक आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप जरूर देखिए कि हम लोग कैसे आप लोगों को चीज़ें कवर कराते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान और संविधानवाद। तो ये 2 टॉपिक के माध्यम से हम आज चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। और जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास है, वो आपको पहले ही वीडियो ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, पीडीएफ अपलोड है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। आज फ्री रखा गया सब, आप ऐप पर या पंच तत्वों का सीरीज कॉम्बो का देखिएगा, आपको वहाँ सब कुछ आज फ्री मिलेगा। उसके बाद कल से आपको परचेज करना होगा। ये 15 दिन का शेड्यूल है। क्वेश्चन भी आपको जस्ट गूगल मीट के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा, 10 MCQ इस टॉपिक से, और मेंस का 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि आप लोग उत्तर लिख पाए। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। प्रवाह प्रीलिम्स आपको टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, 15-25 टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। 15 तारीख से स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे आप लेना चाहते हैं आप ज़रूर लीजिएगा। सेक्शनल 14 टेस्ट इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। PYQ 2 टेस्ट, फुल लेंथ आपको 9 टेस्ट होंगे। और मात्र फी रखा गया 499 रुपया। यह ऑनलाइन मोड में होगा। तो आप जरूर, कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए और हमसे संपर्क करके अपने समाधान ढूंढ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं आगे कि नया डिजिटल इंटरफेस जो EC INET है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन INET क्या है। देखिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन चला रहा है चुनाव आयोग से संबंधित चीज़ों को सुधार करने के लिए। वो अब क्या कर रहा है कि देखो भाई, हम अब उतना नहीं मैनेज करेंगे, हम केवल एक ही मैनेज करेंगे, नया डिजिटल इंटरफेस EC INET। क्लियर है? तो आप इसको अब से विकसित किया जा रहा है। अब कुछ दिनों के बाद आप लोग के लिए दे दिया जाएगा। आप एक ही पोर्टल पर आइए, एक ही इंटरफेस पर आइए और सारी सुविधाएं प्राप्त कर लीजिए। कुछ भी चाहिए चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित, चुनाव की प्रक्रियागत या प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सुविधा चाहिए, आपको यहीं मिल जाएगी। तो यह बहुत ही इसको एक नया नाम दिया जा सकता है आपको, केंद्रीकरण।
चुनाव आयोग में सूचनाओं का केंद्रीकरण या चुनाव आयोग में प्रौद्योगिकी का केंद्रीकरण, एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। यह किस प्रकार सरकार के लिए लाभदायक हो सकता है, हानि हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए केंद्रीकरण प्रवृत्ति अपनाना क्या सही होगा, अर्थात प्रौद्योगिकी को एक पोर्टल पर लाकर रख देना। यह क्योंकि प्रशासन में भी केंद्रीकरण अपनाया जाता है, पर वहीं जस्ट प्रौद्योगिकी में केंद्रीकरण अपनाया जाता है, तो दोनों अलग अलग रूप है। प्रशासन में विकेंद्रीकरण लाभ हित अधिक उसके देखने को मिलते हैं, और प्रौद्योगिकी में केंद्रीकरण सेंट्रलाइज करना उपभोक्ता को बहुत लाभ देता है। सेवाओं की आपूर्ति बढ़ जाती है, सेवा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास के दोनों दो विपरीत धारा को एक ही उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक जन सहभागिता को बढ़ाना। तो दोनों ही, प्रशासन में विकेंद्रीकरण कीजिएगा तो जनता अधिक से अधिक प्रशासन उसमें शामिल होगा, और प्रौद्योगिकी को सेंट्रलाइज कीजिएगा, बहुत जगह छिटा पिटा हुआ रखा हुआ। मान लीजिए आप एक आंगन में बैठे हुए हैं, आपका आंगन बहुत बड़ा चौड़ा है, और आप इस कोने पे बैठे हुए और आपको सामान यहाँ का चाहिए, और यहाँ पर ऐसे ऐसे सामान आपका फेंका हुआ, तो आपको इकट्ठा करने में समय लग जाएगा। पर आप बैठे हुए इसी के आसपास सारे सामान को रख दिया गया, तो कलेक्ट करने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। प्रौद्योगिकी यही करता है, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी यही करता है। अगर एक पोर्टल पर ला के सारी चीज़ें दे दीजिएगा तो उपभोक्ता में भटकाव कम होगा, सेवा अधिक ले पाएगा, और रिजिड नहीं होगा आपकी सेवा प्रदाता से। तो ध्यान रखिए, ये सब फैक्ट याद रखिएगा। वहीं प्रशासन में विकेंद्रीकरण, इस सेंट्रल से जितना दूर आप सिस्टम को रखिए, आप लोक प्रशासन में देखते होंगे एक हाथ पांच भुजा, एक हाथ पांच भुजा, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं ना, वैसे यह कॉन्सेप्ट होता है विकेंद्रीकरण का। तो यह लोक प्रशासन में आपको पढ़ने को मिलता होगा, तो ये चीजें याद रखिएगा। और प्रौद्योगिकी में क्या होता है, 5 उंगली एक भुजा, आपको यह ध्यान रखना है। जैसे प्रौद्योगिकी एक तरफ सेंट्रलाइज आपको ले जाती है, तो यह क्या होता है, वाहक बनेगा। तो इस तरीके से चीजें ध्यान रखिए, जितना एक रूट में जाएगा प्रौद्योगिकी उतना ही बेहतर क्रिया गतिविधि होगी। क्लियर है? तो ये चीज को सबसे पहले समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, चुनाव आयोग बताता है कि इसी जो आईनेट होगा, चुनाव से सभी गतिविधियों के लिए एक अकेला प्लेटफॉर्म देगा, जो आने वाले समय में कुछ चीजें अभी अपलोड कर दी गई है, धीरे धीरे और भी होंगे। यह जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा दिया गया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, इनके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम क्या क्या है, नियुक्तियां कब कब हुई है तीनों चुनाव आयुक्तों की, मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त की। यह बहुत ही विवाद का कारण था, इस बार गेस भी क्वेश्चन था पर नहीं आया, पर अगले बार ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। क्योंकि यूपीएससी क्या कर रही है, यूपीएससी क्या करती है, 1 साल का क्वेश्चन ना पूछ के अगले 1 साल का बासी क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से स्टार करके जाइएगा। चुनाव आयोग की नियुक्तियां मैंने पहले भी करा रखा है, फिर जब आएगा तो उस समय भी मैं कराऊंगा, जब इसका सेगमेंट आएगा। तो क्लियर है? चलिए, आईसीआईनेट के जरिए यूजर अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन से संबंधित चुनावी आंकड़े एक्सेस कर पाएंगे। जहां तक संभव होगा, आंकड़े की सटीकता को ध्यान में रखकर यह आंकड़े को सिर्फ चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी ही प्रविष्ट करेंगे, अर्थात यह थर्ड पार्टी काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, पहले थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में काम करता था, अब केवल चुनाव आयोग के 2 अधिकृत व्यक्ति होंगे, ऑथराइज्ड व्यक्ति होंगे, जिनको यह दायित्व दिया जाएगा इनके आंकड़ों में समायोजन करने, आंकड़े को जोड़ने, घटाने या कुछ भी करने के लिए। तो वो ही केवल करेंगे, उनके डाटा से ही आपको, उनको ही अधिकार है उस डाटा में परिवर्तन करना है। तो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, आपको ये इस आंकड़े की सटीकता बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ई आईनेट, इसी आईनेट का वर्तमान ऐप जैसे वोटर आई हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्न आउट ऐप, सी विजिल सुविधा, सक्षम, केवाईसी ऐप समाहित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसकी सुविधा लेते हैं। हमको अगर सी विजिल करना है, अर्थात अपने जो उम्मीदवार खड़े उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। अगर मान लीजिए सुविधा हमको लेना, वो मतदाता है, हमको किसी प्रकार का सुविधा लेना, तो सुविधा ऐप डाउनलोड करना। तो इस तरीके से 40 आपको ऐप डाउनलोड करने होते थे। अब वैसा नहीं होगा, केवल एक ऐप डाउनलोड कीजिए या वेबसाइट डेस्कटॉप पर अपना विजिट कीजिए, क्या है, इसी आपको आईनेट, तो उसके माध्यम से आपको चीजें मिल जाएंगी। और अभी जितने 40 आपको ऐप है ना, वो लगभग 5.5 करोड़ लोग इसको डाउनलोड कर रखे हैं। तो यह एक केंद्रीकरण भी होगा, सूचना भी एकत्रीकरण होगा, थर्ड पार्टी जो भूमिका निभाता था वो भी समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब इसके अतिरिक्त चुनाव सुधार के संदर्भ में, जब चुनाव सुधार की हम बात कर रहे हैं, तो चुनाव सुधार क्या क्या हुए हैं
तो याद रखिए, कुछ समितियों का नाम जरूर याद रखिए, जैसे तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, वोहरा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, चुनाव सुधार के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट, चुनाव सुधार के लिए विधि आयोग की रिपोर्ट 2004, 1999 दोनों याद रखिएगा। वीरप्पा मोइली समिति 2007, शासन में नैतिकता पर चुनाव आयोग को अपने बातें रखते हैं, बिंदु देते हैं। फिर तनखा समिति 2010, याद रखिए, चुनाव सुधारों को लेकर, चुनाव सुधार में चुनाव कानून और चुनाव सुधार के लिए गठित समिति यह था। तो इस प्रकार के चुनाव सुधार से बहुत सी कमेटियां बने, अपने अपने रिकमेंड किए। जब मेंस के टॉपिक जब कवर किया जाता है वहां पर इसकी डिटेल चर्चा की जाती है, या कभी अवसर मिलेगा तो डिटेल पहले भी मैं चर्चा किया और बाद में भी चर्चा करूंगा, परेशान नहीं होइए। अब है 2000 से पूर्व चुनाव सुधार। तो 61वां संविधान संशोधन आप देखते होंगे, जहां पर 326 संशोधन करके मतदाता क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61 संविधान संशोधन 1989 के तहत चुनाव कार्यों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति को माना गया। वहीं प्रस्तावक की संख्या 10% बढ़ाया गया। नामांकन पत्रों को लेकर प्रस्तावक की संख्या जो होनी चाहिए 10% होनी चाहिए। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 लागू किए गए। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवारों को मौत पर चुनाव स्थगन न होना, अर्थात री चुनाव अगर करवा देना उस क्षेत्र केवल उसी क्षेत्र पर होना। पर ध्यान रखिएगा, सभी चीजें ग्राउंड लेवल पर स्थिति देखकर होती है ये सब चीजें यार। वोटर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, इसको आपको 2000 से पहले आपको लेकर आया गया। उसके बाद ईवीएम का प्रथम प्रयोग ध्यान रखिए 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के चुनाव के दौरान किया गया था। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव पहली बार ईवीएम से पूरे राज्य में कराए गए थे। ट्रायल मोड पर इन राज्यों में था, गोवा में सबसे पहले आपको लागू कराए गए थे। इसे फैक्ट याद रखने हैं। इसके अतिरिक्त 2000 के बाद जो चुनाव सुधार हुए, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया गया है। एग्जिट पोल तभी हो सकता है जब चुनाव पूरा संपन्न हो जाए, उसके बाद ही करा सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद चुनावी खर्च में सीलिंग आपको किया गया, आंकड़े इकट्ठे किए गए जहां पर आप खर्च कर सकते हैं लिमिट से माध्यम से। पोस्टल बैलेट पर माध्यम से मतदान हो सकता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाए ताकि लोग एक्टिव हो सके। राजनीतिक चंदा पर आपको चंदे चुनाव आयोग को सूचित करना है 20,000 से अधिक। हालांकि अभी राजनीतिक चंदे को लेकर चुनाव बॉन्ड वाला भी क्या हुआ कि उनको रद्द कर दिया गया। ये सब चीजें मामले हैं। नोटा का शुरुआत किया गया 2013 के बाद। मतदाता निरीक्षक पेपर ऑडिट ट्रायल आपको चलाया गया। सी विजिल ऐप चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को उल्लंघन रिपोर्ट करने नागरिकों को सक्षम बनाता है। या सी विजिल अर्थात एक प्रकार का अधिकार उसको देता है। ईवीएम मतों के उम्मीदवार की तस्वीरें खींचने के लिए 2015 में निर्वाचन आयोग ने एक पहल शुरू किया है। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017 में बजट सत्र में किया है। राजनीतिक दलों के लिए नगद जो दान का विकल्प दिया था, हालांकि इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। फिर भी ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग ने प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था 2024 में। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र ई पीस, याद रखिएगा, ई पीस का आरंभ 2021 में किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान होगा। जो पहले आप लोग कार्ड लेके चलते थे वो सब बदलाव किए जा रहे हैं। दिव्यांगों और 85% जो 85 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग होंगे को होम वोटिंग की सुविधा दी गई दिव्यांगों के लिए। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजों को कवर कर सकते हैं। इतना आपको सुधार हुआ तो कम से कम याद रखिएगा। एक क्वेश्चन लीजिए, यूपीएससी 2021 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए। भारत ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशी होंगे को किसी एक लोकसभा चुनाव 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। क्या यह कथन सही है या गलत कथन है? सही कथन पूछ रहा है। 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। क्या तीनों कथन में कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, 1 3 सही है और 2 3 सही है? तो सही उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। कमेंट सेक्शन में चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न पूछा है और यह PYQ है, तो PYQ आप लोग रिवीजन करते हैं तो जरूर उम्मीद करता हूँ इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं, महिलाएं हो रही घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा शिकार। एक डाटा या रिपोर्ट आया राष्ट्रीय महिला आयोग को इस साल अब तक कुल 7,698 शिकायतें मिली। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा, मारपीट और आपराधिक धमकी के मामले सामने आए। घरेलू हिंसा
कि कुल मामले जो 1594 शिकायतें दर्ज की, जो कुल शिकायतों करीब 20% था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली, जहां पहली तिमाही में 3921 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दिल्ली में कुल 688, महाराष्ट्र में 473, मध्य प्रदेश में 351 शिकायतें दर्ज की गई। अब ध्यान रखिए, आंकड़े कुछ बोल रहे हैं, आंकड़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कहने का अर्थ सीधा सा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकार के प्रयास केवल क्या कोरी कागज बनी हुई है या धरातल पर ग्राउंड लेवल पर चीजें बदल रही है। तो आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं, जो भी सक्षम आंकड़े उपलब्ध हुए उसमें यह पता चल रहा है कि नहीं, महिला हिंसाएं कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, महिला हिंसाएं घर में हो रही है, लोगों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है, वो मारपीट हो रहा हो, घरेलू हिंसा या आपराधिक धमकियां हो। पर ध्यान रखिए, साथ ही साथ आप इन सब चीजों को लेकर ज्यादा पैनिक नहीं होना, समझने का प्रयास करना है कि महिला सुरक्षा में चूक कहाँ हो रही है, समस्या किस गर्त में है, कहाँ पर है, जहाँ पर महिला सशक्तिकरण के इतने काम करने के बावजूद भी हम अंतर्राष्ट्रीय कानून से लेकर संवैधानिक कानून से लेकर विधिक कानून बना रखे हैं, फिर भी ग्राउंड लेवल पर एक घर में चार दीवारी के अंदर महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के अलग अलग तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे के तर्क और वितर्क में आप फंसने से पहले एक समान धारणा विकसित कीजिए कि महिलाओं के शोषण के मुख्य कारण क्या होते हैं, या महिलाओं के मुख्य शोषण के कारण क्या रहे। देखिए, यहाँ पर दो तीन चीजें सबसे पहले फैक्ट के तौर पर समझिएगा कि जैसे हम बात करते हैं ना कि महिला एज ए महिला की बात करें, तो दो तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या सभी महिलाएं शोषित हो रही हैं, एक चीज समझिएगा। क्या सिर्फ महिलाएं ही शोषित हो रही हैं, एक दो चीज समझने का प्रयास कीजिएगा। महिलाओं का शोषण का कारण पूर्णतः क्या केवल पुरुष है, यह भी एक फैक्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महिला के ये आंकड़े जो आए हैं 7698, क्या पूर्णतः पुरुषों के द्वारा शोषित किए गए मामले थे, यह भी एक जांच का विषय, एक समझने का विषय है। क्या इसमें महिला सहभागिता भी रही होगी, यह भी ध्यान रखना। मैं बार बार बोलता हूँ, पहले भी बोला था, आप लोग को याद होगा, कोई भी हिंसा अगर महिला पर हो रही है, उसके सामने कोई महिला जरूर खड़ी रही होगी, एज ए सास के तौर पर, एज ए बेटी के तौर पर, एज ए बहन के तौर पर। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के हिंसाओं में महिलाओं का मौन स्वीकृति बहुत ही अहम हो जाता है। अगर किसी प्रकार की मौन स्वीकृति अगर मिल जाती है, एक महिला दूसरे महिला के प्रति हिंसा हो रहा है और वहां मौन स्वीकृति रखती है, तो महिला जो हिंसा कर रहा है उसको और भी बल मिल जाता है। वो क्यों ना आपका बेटा हो, क्यों ना आपका पति हो, और क्यों ना आपका XYZ कोई भी हो। जब किसी दूसरे अर्थात आपके घर में आपका बेटा आपके पत्नी पर, अपनी पत्नी पर शोषण कर रहा है, तो उसकी माँ को और उसकी बहन को, उस बहन को चाहिए कि उसका विरोध सबसे पहले आप करो। पर यहाँ पर षड्यंत्र ये चलता है ना कि मेरी बेटी मेरी घर की चीजें है तो है नहीं। और यही जब वो महिला जब शोषित जो अभी हो रही है वर्तमान में, जब अधिकार जिनको प्राप्त होगा, जब वो इस लेवल पर आएगी, तो वो भी यही काम करती है। अमूमन देखिए, कुछ घटनाएं अपवाद के तौर पर नहीं होता, मान के चलते बहुत कुछ महिलाएं इस प्रकार के व्यवहार नहीं करते, पर अधिकतर मामले में यही सब चीजें देखने को मिलता है। मौन स्वीकृति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम मौन स्वीकृति की प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे, जब तक कोई पुरुष अगर हिंसा कर रहा है, उसके सामने अगर कोई महिला अगर खड़ी है उसके बिहाफ में, उसके सगा संबंधी कोई भी है, अगर वो विरोध नहीं करती है, तब तक महिला हिंसा का आप कितना भी कानून बना दीजिए, कितना भी संवैधानिक और विधिक कानून बना लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून बना लीजिए, वो केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। प्रशासन के कागजों में, ऑफिस के चक्रों में, एसी रूम में चक्रों में ही खाता रहेगा। हम ग्राउंड लेवल पर महिला ही महिला के समक्ष सपोर्ट कर सकती है। तो आप इस चीज को देखिएगा धरातल पर। अगर मान लीजिए पुरुष हिंसा ही कर रहा है, तो क्यों हिंसा कर रहा है, उसके पीछे के तर्क और वितर्क में सबसे पहले उसकी माँ को खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बहन को खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बेटी को खड़ा होना पड़ेगा। आप कैसे हिम्मत हुआ आपका हाथ उठाने के लिए उस महिला पर? कभी क्या ये कोई एक महिला करती है? यहाँ तो रेप के केस में आपको याद होगा, निर्भया केस के मामले मैंने आप लोग को बताए थे, कोई एक्टिविस्ट है, कोई ज्यादा महिलावादी
विचार अपने रखती है। वो बोलती है आपको, निर्भया की माँ को, आप ज़्यादा लंबा खींच रहे इस मामले को। अरे तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बहन का या तुम्हारा रेप होगा तब समझ में आएगा महिला किस प्रकार से प्रताड़ित होती है। तो इस चीज़ को समझिएगा, एक महिला ही बुद्धिजीवी बन जाती है उस मामले में, जब शोषण दूसरे के लिए होता है। वही शोषण आपके लिए जब हो जाएगा, जो बुद्धिजीवी हैं, जो स्वयं के स्तर पर बुद्धिजीवी समझते हैं, अगर उन पर होगा तो फिर सभी कानून धरातल पर आपको दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले आप उस जड़ पर जाइए। आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक महिला अपने आपके आकलन, अपने गिरबान में झांकिए कि हम कितना सपोर्ट करते हैं, कितना उसका डिफर करते हैं, अर्थात उसका विरोध करते हैं। इस चीज़ को समझिए, तब जाके आप किसी संवैधानिक प्रावधानों को देखिएगा, तब जाके किसी विधिक प्रावधानों को देखिए, तब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय कानून आपके लिए क्या कहता है। नहीं तो बोनी हो जाएगा। छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं लोग, छोटी छोटी बातों को, मुझे कपड़ा नहीं मिला तो मुझे खाना नहीं मिला, नमक नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए पुरुष और महिला लड़ाई कर ले, और उसके लिए महिला ही उसका विरोध कर रही है। नमक नहीं है तो पानी नहीं है, तो एक से एक बातें यहाँ सुनने को मिलेगा। कभी पारिवारिक जीवन में आप रहेंगे तो ये सब चीज़ें स्वयं के स्तर पर महसूस करें। हिंसा वहीं से स्टार्ट होता है। जब बारिश के बूंद जब पहली बार तालाब पर गिरता है ना, तो सबसे ज़्यादा हिलकोरा मारता है। ध्यान रखिएगा, पहले ही बूंद को कंट्रोल कर लिया जाए तो जो भूचाल जो पारिवारिक जीवन में आता है ना, वो नहीं आएगा। पर यही नहीं कर पाते हैं लोग। तो इस आंकड़े को समझने का प्रयास कीजिए, उसके संदर्भ। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और समझौते क्या किए गए महिला सुरक्षा को लेकर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन पर अभिसमय आपको बनाया गया, जहाँ पर हम कन्वेंशन ऑफ द जो एलिमिनेशन ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ द जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, CEDAW कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब बनाया गया, ये आपको अप्रोक्स, आपको ध्यान रखिएगा, बनाया गया 179 में, ये अप्रोक्स बनाया गया होगा। उस समय आपको ये कानून आपको लेकर आया गया, जहां पर आपको इसमें संबंधित सुधार किए गए थे। उसके बीजिंग घोषणा पत्र, प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन आपको लेकर आया गया, जिसके माध्यम से आपको, इसके माध्यम से क्या किया गया कि आपको वुमेन को क्या किया गया 1995 में महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सम्मेलन UN वुमेन जो बनाया गया था, कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन में अंकित करा दिया गया इस बीजिंग घोषणा के माध्यम से। हालांकि मैं पहले भी बीजिंग घोषणा आप लोगों को पढ़ाया हूँ, याद कीजिएगा। इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक भागीदारी सहित एजेंडा आपको क्षेत्र निर्धारित किए। भारत इसका पक्षकार देश भी है। ध्यान रखिएगा, इसका भी पक्षकार देश है। भारत 1980 में इसे क्या किया, पक्षकार बना, इसका रिकमेंड किया। 1993 में इसकी पुष्टि कर दिया। ये सब फैक्ट याद रखिएगा। और 1979 में यह कन्वेंशन होता है, जहाँ CEWA कहा जाता है। ध्यान रखिए, जहाँ पर महिलाओं के विरुद्ध आपको भेदभाव उन्मूलन के लिए सम्मान के अधिकार सुनिश्चित करने की बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र का विकास लक्ष्य SDG गोल आप लोगों को पता होगा, 5 वर्ष जो लक्ष्य हमारा इसका 5 है, SDG 5, उसमें 2030 तक लैंगिक समानता प्राप्त करने की बात करता है। तो याद रखिएगा, महिलाओं, बालिकाओं जो बच्चियां हैं, उनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से इसका आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय किए जा रहे हैं। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक उपाय क्या किए गए, आर्टिकल 14 है, 15(3) है, 16 है, 39D है और 42, कम से कम इतने तो डायरेक्ट आपको महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को तय करता है। इसके अतिरिक्त विधिक कानून हम बात कर ले, विधिक कानून सुरक्षा प्रावधान किए गए, जैसे घरेलू हिंसा के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, जो निर्भया कांड के बाद आया था, आपको याद होगा। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। उसके बाद विशाखा गाइडेंस अलग से आपको देखने को मिलता है, जहां पर कार्यस्थल पर चीजें रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। ये सब फैक्ट याद रखना, यहाँ से महिला सशक्तिकरण के लिए आपको दिए गए हैं। पर वहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने जो बात बोला उसके पीछे का तर्क वही है कि जब तक आप बौद्धिक स्तर पर, स्वयं के स्तर पर सुधार करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, महिला के अधिकारों को सुरक्षित नहीं करिएगा, कितना भी दूसरा व्यक्ति हो, सुरक्षा मुहैया कराने से पहले वार्तालाप आपका करेगा, बार्गेनिंग करेगा, चीजों को, सत्ता का हस्तांतरण कोई इतना ईजी नहीं करता है। अगर आप महिला, एक सिंपल सा आप चीज समझिएगा, अगर जितना पुरुष अभी
अपने आप को सशक्त मानता है। अगर महिला उस स्थान पर सशक्त होती तो क्या महिला पुरुषों का शोषण नहीं करती? अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखने को मिला, जहां महिला अधिक सशक्त है वहां पुरुषों का शोषण हुआ है। केस स्टडी जाके देखिएगा, अपने आसपास 4 2 4 10 घरों को ढूंढने का प्रयास कर, जिस महिला का सशक्तिकरण सर्वाधिक है उसके घर में पुरुषों का हाल भी वही है जो महिला का है। तो समझिएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सत्ता का अभ्यास इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो सत्ता का अभ्यास करेगा, जिसके हाथ में सत्ता होगा, पावर होगा, जिसके पास इकोनॉमिकल पावर होगा, निर्णय लेने का पावर होगा, वही सत्ता का अभ्यास करेगा और वही उस पर डोमिनेंट क्रिएट करेगा। अपने जो उससे दुबला होगा, कुचला होगा या तो कमजोर होगा, जो अब मान ली कोई आर्थिक रूप से इकोनॉमिकल इनबिल्ट है ही नहीं, तो शोषण तो होगा ही ना। तो यहाँ ध्यान रखिए, ये सब चीजें, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से यह नहीं कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण में केवल महिलाओं का ही केवल शोषण हो रहा है। जो अधिकतर महिलाएं सशक्तिकरण हो रखी है, वहां भी ये मामले समान तौर पर देखने को मिल रहा है। अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनेक केसेस में आपको यह चीजें देखने को मिलती है। तो यह मामला वही है जो मैं आपको बता रहा, जिस संदर्भ में समझाने का प्रयास, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप, और इसको उसी रूप में समझते हुए आप उत्तर लिखने का प्रयास करें। केवल एक तरफी नजर मत रखिएगा कि पुरुष ही हमेशा शोषणकारी प्रवृत्ति को बना कर रखा है, हमेशा महिला के साथ दुर्व्यवहार बना कर रखता है। ऐसा बिल्कुल भी धारणा गलत धारणा है, एक तरफी धारणा। उसके पीछे के तर्क को समझिएगा कि पुरुष कब इस प्रकार का स्टेज उठाता है। अगर इस तरह के हाँ, बहुत से मामलों में पुरुष जाकर अपना इस प्रकार के व्यवहार को कृत्य को करता है, पर वो एक्सेप्शनल मामले में उस पर दंडनीय कार्रवाई भी होता है। अब क्वेश्चन ले लीजिए, महिला संगठन को लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त बनाने के लिए पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी 2013 का यह प्रश्न है, तो 250 शब्दों में उत्तर लिखिएगा। महिला संगठन जो भी है, लैंगिक पूर्वाग्रह से मुक्त बनाना है। लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब वहां पर केवल महिला ही सदस्य है और वहां पर पुरुष सदस्यता को प्रोत्साहित करना। हम सशक्तिकरण का, महिला सशक्तिकरण अर्थ केवल महिला के सशक्तिकरण से नहीं समझे, पुरुषों के सशक्तिकरण से भी समझे। तो यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो मामला में बताया उसी संदर्भ में उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। भारतीय सैन्य शक्ति किसमें कितना है दम, देखिए हाल फिलहाल जो चर्चा का विषय बना हुआ भारत पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, लड़ाइयाँ जब भी होती है तो आपके तर्कस में कितने तीर है उसको जरूर गिना जाता है। तो दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। $25 करोड़ आएगा पूर्ण युद्ध के 1 दिन का खर्च पक्ष का। पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन के लिए है गोला बारूद का स्टॉक। ये बताता है $32 लाख रोज खर्च कर रहा है भारत। हमले की आशंका पाकिस्तान सशस्त्र सेनाओं के हाई अलर्ट पर रखने की बात की गई है। बहुस्तरीय रणनीति भारत बना रहा है। यह भी चीज, जल सिंधु विवाद की बात हो, उसको वापस लेना, निलंबित कर देना, या नबी अपने पोर्ट को रोक देना, उसके किसी भी प्रयोग के लिए आवाजाही को रोक देना, पाकिस्तानी लोगों को बाहर कर देना, हम किसी प्रकार का वीजा दे रखे थे पहले, उसको सबको रद्द कर देना। तो यह ध्यान रखिएगा। इस तरह फिर सार्क वीजा भी था, उसको भी रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाल में, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो पख्तूनख्वा है, ध्यान रखिएगा, वो भी आंतरिक विद्रोह का कारण। तो आंतरिक विद्रोह को भी थोड़ा सा हवा दिया जा सकता है। ये सब चीज अपने भारत अपने लेवल, क्योंकि साम दान भेद युद्ध में किए जाते हैं और किए जाने भी चाहिए। अमेरिका जब नहीं छोड़ता है, जब चीन नहीं छोड़ता है, जब रूस नहीं छोड़ता, तो हम क्यों अपने सामदान भेद अपनाएं? कब तक हम वसुधैव कुटुंबकम का नीति अपनाएंगे? आके हमारे देशों में गला काटे लोगों का, धर्म पूछ कर लोगों का हत्या करे, ये मामला हम तब तक देखेंगे। देखिए एक मामला यह क्यों जरूरी है, एक तरह से एक चीज समझिएगा कि यह मामला अगर हमला हुआ है, यह इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये भी हमको मिला है कि हमारे देश में कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, कितने यहाँ पर सरगना ऐसे हैं जो पनाह दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। आपको पता है कि पाकिस्तानी, देखिए धर्म आपका, आपके मजहब के तौर पर आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, पर जब राष्ट्र का प्रश्न आए ना, तो मजहब को भी साइड रखने की आवश्यकता होती है। क्यों? जब आप ही नहीं रहोगे तो मजहब का क्या करोगे? जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मजहब का क्या करोगे? यह सभी धर्मों, सभी मजहबों के लिए
समान तौर पर कायम होता है। पहले राष्ट्र होना चाहिए, किसी भी देश में जाओ राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए। आपका मजहब आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकता है, आप व्यक्तिगत निजी जीवन में क्या करे किसी को मतलब, राज्य को कोई उससे मतलब नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को मतलब नहीं है। पर उसका जब अति शोषण करने लगोगे, कट्टरवादी प्रवृत्ति डेवलप करने लगोगे, जब आके तुम ये कहोगे कि तुम जाओ सरकार को बताओ, मोदी का नाम जब मोदी को बताओ, तो ये कट्टरवादिता। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की इस राष्ट्रपति को, जहां पर बोले कि वहां पर कट्टरवादिता बढ़ रहा है, अब हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। आप जाके देखिए मुर्शिदाबाद से लेके कहानियां। तो यह समझने का प्रयास कीजिए, पहले व्यक्ति बनिए, इंसान बनिए, उसके बाद धर्म और मजहब को लेकर आइए। नहीं तो समस्या ये होगी ना, आपके अस्तित्व का ही समाधान करा दिया जाएगा। और यह इतिहास गवाह इसके पीछे, ऐसा नहीं कि मैं नया बात बोल रहा हूँ। जिस मजहब ने, जिस संस्कृति ने ज्यादा चूल काटा है ना, ज्यादा कट्टरवादिता का प्रश्न उठाया है, सबसे पहले उसी का विनाश हुआ है। आप इस चीज को जानिए, जाके इतिहास पढ़िए, चीजों को समझ। हिटलर चूल काटा था, पूरा यूरोप को बर्बाद करने चला था, उसका ही विनाश हो गया। आत्महत्या, अपने आप का जीवन यापन अपने गोली खा के, सराइड की गोली खा के मरा। वो चीज को समझिएगा, ज्यादा चूल नहीं काटने का। जीवन आपको एक पृथ्वी दिया गया है, एक पृथ्वी दिया गया, उस पर अपना अपना कर्तव्य निष्ठ निर्वहन कीजिए। आपको जो आपको दिया गया है एक जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कीजिए। सुख संपदा रहिए। जो भी व्यक्ति विशेष उस पृथ्वी पर, वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, या अरब कंट्री का कोई भी देश हो, सब अपने अपने कर्तव्य निष्ठ को, कर्तव्य जो दिए गए उसके निर्वहन करिए। नहीं तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी कुछ दिन पर। अभी हम जलवायु परिवर्तन का हल्ला नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। जब बम्बारियां होना शुरू कर, यूक्रेन और रूस बम पर बम फोड़े जा रहे हैं, इसराइल और फिलिस्तीन बम पर बम फोड़े जा रहे हैं, क्या जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठ रहा है? नहीं ना। पर जैसे ही शांत हो जाए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो एक दिन पता चलेगा ये पृथ्वी ब्लास्ट हो गया। तुम अपना मजहब अपने पैकेट में रखना, तुम अपना मजहब अपने पैकेट में रखना। समझ में है बात, मैं किस लेवल की बात बोल रहा हूँ? तो यहाँ समझिएगा, व्यक्ति का आचरण व्यक्ति के किस तरीके से होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। फिर भी युद्ध होगा, पाकिस्तान को तो धूल चटाया ही जाएगा, मारा ही जाएगा चुन चुन के। ये सब चीजें तो देशभक्ति कैसे छोड़ देंगे, खासकर रूस में, जहां पर कट्टरवादिता इस लेवल पर है, जहां पर सनकी बच्चे पैदा किए जाते हैं, जहां गोली बारूदों से लेबरलेस होकर बच्चों को पैदा किया जा रहा है। तो यहाँ पर अरे विरोध करो, कहाँ बोल रहे हैं? विरोध करो, शिक्षा में विरोध करो, प्रतिस्पर्धा करो, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में प्रतिस्पर्धा करो, साइंस टेक में प्रतिस्पर्धा करो, खेल में करो, संगीत में करो, सभी जगह करो। तुम आकर बमबारियों में करते, जो हमारा बच्चा यहाँ पर नहीं करना चाहता है। हमारे बच्चे बमबारियों में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी में करेंगे, शिक्षा में करेंगे, और भी फील्ड में करेंगे। तो इस चीज़ को समझाना कैसे उस मुल्क को है? तो गोला बारूद ठोक दिया जाएगा, 4 दिन में, 5वां दिन समझ में आ जाएगा। अभी 400 रुपये किलो आटा मिल रहा हुआ ना, जैसे ही 5,000 आटा हुआ तो समझ में आएगा। उसके जनरल का बोटी बोटी जब चुनकर उस आदमखोर जनता खाएगी ना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के क्या क्या है, तोपें कितनी कितनी है, ये सब आंकड़े थोड़ा सा क्या करना है, एक बार देख लेना है। हालांकि ये कहीं पूछेगा नहीं, पर एग्जाम के पैटर्न में कुछ कुछ कहीं आप उत्तर लिख सकते हैं, कहीं भी कुछ होगा डाटा फैक्ट उपयोग कर सकते हैं। पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है भारत की अर्थव्यवस्था भारत का $4 ट्रिलियन है। विदेशी मुद्रा भंडार $678 है। रक्षा बजट $78.7 है। वहीं पाकिस्तान $3.80 बिलियन है, हम $4 ट्रिलियन है, ध्यान रखिएगा। $15 बिलियन उसका विदेशी मुद्रा भंडार है, मात्र 4 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास सुरक्षित है। अब 7.6 अरब खर्च करता है, तो हम उससे 10 गुना रक्षा बजट भी खर्चा करते हैं। आपको कम से कम कितना हो गया ये, 15 गुने 678 लगभग 4 गुना, आपको 40 गुना आप ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम विदेशी मुद्रा भंडार रखे हुए हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। अब महंगाई, भारत में ये सब जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में आंकड़े देखने की आवश्यकता है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे वायुसेना, सैनिक, सक्रिय सैनिक परिवहन, हेलीकॉप्टर चैप्टर, जो अटैक हेलीकॉप्टर है, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सब आंकड़े के तौर पर एक नज़र रखिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं जाइएगा।
केवल हमको यहाँ से आंकड़े हैं जो इसको आपको काम देगा। भारत का जीडीपी यहाँ पर क्या क्या है, रक्षा जीडीपी का आकार, विदेशी मुद्रा भंडार, ये आपको अलग कहीं कहीं टॉपिक में काम कर देगा। फिर जीडीपी ग्रोथ भारत का कितना है ये काम कर देगा, महंगाई भारत में कितना है ये भी काम करेगा, अलग कहीं सब्जेक्ट में यूज करने की। तो इस डाटे को यहाँ सब प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी आवश्यकता अनुसार आप करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। फिर कल हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। हाँ, इसके बाद एडिटोरियल का भी एक वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाता है, क्योंकि वो मेंस के टाइम इशू हो जाता है एडिटोरियल का, इसलिए इस बार सेगमेंट को ही अलग कर दिया गया एडिटोरियल का। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसे एंड एडिटोरियल के नाम से होगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग, और अच्छे से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।